Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be fine and your studies are going on very well. Today, we will discuss about the sectors of the Indian economy, part 2, in which we will study that the first point is rising importance of the tertiary sector in production. Second, share of sectors in employment, and the third point is types of unemployment. इस लेसन के कुछ पॉइंट्स हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ बचे हुए पॉइंट्स जो है वो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट our topic sectors of the Indian economy part 2. The first point is that rising importance of the tertiary sector in production. हम देखते हैं देश की जीडीपी जो है या फिर देश का वर्कफोर्स जो है तो उसमें टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें अगर हम मॉनेटरी वैल्यू ले तो टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है. तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या कारण हैं कि टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास about the GDP contribution of different sectors. There are 3 sectors in the economy. In our first part we have discussed primary sector, secondary sector and tertiary sector, and various kind of economic activities are conducted in these 3 sectors. हमने देखा इन तीनों सेक्टर में अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है. अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है ये सेक्टर्स लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं तो उनका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होता है. वो जीडीपी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि टोटल इनकम में से देश की जो टोटल इनकम है उसमें से उन सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है. इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1973 में 35% था, वो 2018 में कम होकर के 14.6% हो गया. और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 45% था, वो बढ़कर के 59.13% हो गया. तो इस टाइप से हम परसेंटेज जब निकालते हैं 100 में से निकालते हैं तो जब जीडीपी इंक्रीज होती है चाहे जीडीपी कम हो चाहे जीडीपी बहुत ज़्यादा हो परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाला जाता है. तो उस 100 के ऊपर जब हम वैल्यू लेते हैं तो किसी भी सेक्टर का परसेंटेज घट भी सकता है और एक सेक्टर का परसेंटेज घटेगा तो दूसरे सेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा. ये सब मैं इसलिए आपके लिए रिवाइज करना चाहता हूँ कि टर्सरी सेक्टर की वैल्यू इसमें हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रही. मेन पॉइंट इसके अंदर समझने की बात यह है कि टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. 73 में 1973 में सिर्फ 45% था, वो बढ़कर के 2018 में 59.13% हो गया. पिछले वीडियो में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ 49.13% बता दिया था, 49 की जगह यहाँ 59 होना चाहिए. तो आप इसको समझ लेना है. जब भी आप अपना पार्ट 1 वीडियो देखो तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 49 के बजाय यहाँ 59 होना चाहिए. तो
हम देख रहे हैं ये टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। अब हम इसको ग्राफ से देखें तो ग्राफ से हमने देखा, पहले ये जो पिंक कलर से इसको शो किया गया है, टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन था 73 में, फिर 2003 में। जब हम ग्राफ में देखते हैं तो 1973 में ये जो कंट्रीब्यूशन था वो टर्सरी सेक्टर था, और 2003 में ये इंक्रीज हो गया, और 2018 में, जो कि अभी मैंने लेटेस्ट डेटा लिया है, ये और इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज होने का क्या कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का तो कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और टर्सरी सेक्टर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो हम जानेंगे। देखिए, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। In any country, several services such as hospital, education, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administration offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required। तो हम देखते हैं जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता जाता है तो हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सर्विसेज के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो ये इन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और जब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लगती है। बाकी प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करें या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें जो गुड्स प्रोवाइड की जाती है उनमें भी इंक्रीज होता है, लेकिन वो इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना सर्विस सेक्टर में सर्विसेज इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हम इस टाइप की कई सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी होती है। आजकल सभी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस टाइप की सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती है, तो इकोनॉमी में सर्विसेज डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen। तो इसको समझने के लिए कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, दूसरा पॉइंट यह है कि जब हम कृषि और उद्योग का विकास करेंगे तो इसके साथ साथ कुछ सर्विसेज ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। हालांकि हमने कृषि और उद्योग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, लेकिन फिर भी कुछ सर्विसेज डेवलप हो जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार भी होगा, उसको स्टोरेज भी करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज करना पड़ेगा, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप की सर्विसेज इंक्रीज होने लगती है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा कि सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। हालांकि हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे जोर दिया, फिर भी सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट
एज इनकम लेवल राइज, जब हमारा इनकम लेवल बढ़ता है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। जब इनकम कम होती है तो लोग कम सर्विसेज की डिमांड करते हैं, लेकिन जब इनकम बढ़ने लगती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड करने लगते हैं। अगर कम इनकम है तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट तो उतनी ही होगी, और इनकम बढ़ेगी तो फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का जो भोजन है उसके ऊपर खर्च तो थोड़ा बहुत ही बढ़ पाएगा। लेकिन सर्विसेज की डिमांड वो बहुत ज़्यादा करेगा। गुड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। लाइक ईटिंग आउट, जैसे कि इनकम ज़्यादा हो जाएगी, रिच पर्सन क्या बाहर जा कर के ज़्यादा ज़्यादा बाहर पिकनिक पे जाना, टूर पे जाना, या फिर रेस्टोरेंट में जाना, तो इस टाइप की सर्विसेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी डिमांड वो करने लगेंगे। टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो ये इनकम बढ़ने के साथ में इस टाइप की सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है और सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगता है, और सर्विस सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ने लगता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट, over the past decade or so certain new services such as। अब देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है हम न्यू सर्विसेज की डिमांड करते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो प्राचीन काल में यूज़ नहीं की जाती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ की जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो नई सर्विसेज ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो देखिए किस टाइप की इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। जो सर्विसेज इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है वो सर्विसेज अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीटी की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, आईसीटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आईसीटी अगर हम 50 साल पहले या और उससे पहले की बात करें तो ये सब चीज़ें नहीं थी। जैसे मोबाइल एक प्रकार की सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, और लैपटॉप होता है, और फिर हम बहुत सारे काम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो ये सब नई सर्विसेज जनरेट हुई है, और यही सब हम देखते हैं 50-60 साल पहले तो ये सब सर्विसेज नहीं थी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है तो उससे नई सर्विसेज जनरेट हुई है। तो ओवरऑल इम्पोर्टेंस किसकी बढ़ गई? सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। और जब सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो फिर उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। इन सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस टाइप से हमने देखा कि सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस किस टाइप से इंक्रीज हुई है, किस टाइप से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस दैट द शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज। जो टोटल एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसमें अलग अलग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका ये सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने 3 कॉन्सेप्ट इस लेसन में या इस क्लास में पढ़ने का डिसाइड किया है। वो 3 पॉइंट में से ये दूसरा पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग सेक्टर का कितना परसेंटेज है। देखिए, एक जीडीपी में शेयर और एम्प्लॉयमेंट में शेयर दोनों अलग अलग चीज़ है। मान लीजिए आपकी फैमिली में 2 मेंबर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं, फादर और मदर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं, और आपके 2 भाई
जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करते हैं, और एक सिस्टर है वो सर्विस सेक्टर में वर्क करती है। तो इस टाइप से जब हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो मान लीजिए आपके फादर और मदर की इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हुई है वो 20,000 हुई है, और जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम 30,000 हुई है। जो दो लोग काम कर रहे हैं वो मंथली मान लो 15-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, और जो आपकी सिस्टर है मान लो वो सर्विस सेक्टर में वर्क करती है, तो उसकी इनकम है वो 50,000 है। तो टोटल 1 लाख इनकम में से एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया 20%, 20,000, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया 30%, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया 50%। क्योंकि एक मेंबर भले ही हो, लेकिन वहाँ पे इनकम कितनी हो रही है, 50,000 की इनकम हो रही है, 50% इनकम हो रही है। तो इस टाइप से ये इनकम कंट्रीब्यूशन होगा कि सर्विस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, और प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। और जब हम वर्क फोर्स की बात करते हैं या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में से एग्रीकल्चर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट परसेंट कितना है, और सेकेंडरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट परसेंट कितना है, और टर्सरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट परसेंट कितना है। तो अभी हमारे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि टोटल 5 लोगों को रोजगार मिला है, उसमें से 2 लोगों को रोजगार मिला है प्राइमरी सेक्टर में, और 2 लोगों को रोजगार मिला है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और एक आदमी को रोजगार मिला है सर्विस सेक्टर में। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 40%, सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंट 40%, और टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंट कितना हो गया, 20%। तो इस टाइप से जीडीपी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज अलग तरीके से निकालते हैं, और टोटल एम्प्लॉयमेंट में से एक पर्टिकुलर सेक्टर का कितना एम्प्लॉयमेंट परसेंट है उसको हम अलग तरीके से निकालते हैं। तो हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज एक अलग चीज़ है कि वास्तव में कितने लोगों को रोज़गार मिला। जब हम एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो तब हम इनकम नहीं देख रहे हैं कि भाई इनकम कितनी हुई है। इनकम भले ही किसी सेक्टर में किसी को कम मिल रही है, किसी सेक्टर में इनकम ज़्यादा होती है, तो इनकम एक अलग मैटर हो गया जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में से अलग अलग सेक्टर्स को कितना कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसके परसेंटेज को हम अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में 1973 में 75% था, जो घटकर 2003 में 60% हो गया, और फिर और घट करके अभी लेटेस्ट 2019 में 42.4% हो गया। अभी मैंने ये 2019 का लेटेस्ट डेटा लिया है। और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट के मामले में कम होता जा रहा है, क्योंकि अब जितने भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं अगर हम उनका परसेंटेज निकालें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे ये एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कम होता जा रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो 10% से 18% हो गया, फिर 25% हो गया, 25.6%, और टर्सरी सेक्टर का 15% से 22% हो गया, फिर अभी लेटेस्ट है वो 32% हो गया। तो टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, और बाकी सेकेंडरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज जो है वो कम होता जाएगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, हम उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, नई नई सर्विसेज जनरेट हो रही है, तो ज़्यादातर जॉब जनरेट भी कहाँ हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में जनरेट हो रहा है। और टर्सरी सेक्टर में जनरेट होने की वजह से जॉब, अगर मान लो कोई एजुकेशन गेन करता है, ट्रेनिंग करता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, या फिर किसी पर्सन को की किसी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उसको कोई बड़ी से बड़ी सर्विस में जाने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो इस टाइप से हम देखते हैं नए नए जॉब अभी क्रिएट हो रहे हैं तो टर्सरी सेक्टर में हो रहा है।
तो इस वजह से पहले टर्शियरी सेक्टर में जॉब का परसेंटेज कम था, लेकिन अभी टर्शियरी सेक्टर में जॉब का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले में टाइम में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज तो 42 से और नीचे आ जाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर और बेसिकली टर्शियरी सेक्टर, ज़्यादातर टर्शियरी सेक्टर का जो ये 32% से जो ये है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी जॉब जनरेट हो रहे हैं वो टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। अब इसी को जब हम ग्राफ से समझते हैं तो ग्राफ में हम देख सकते हैं, देखिए ब्लू से इस एग्रीकल्चर सेक्टर को शो किया गया है। 1973 में एग्रीकल्चर सेक्टर 75% था, वो जो 2000 में घट कर के ये हो गया आपका 60%। ये यहाँ पे 2000 है, ये क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो मैंने डेटा लिया 73, 2000 और 19 का लिया है, और जीडीपी के मामले में जो मैंने डेटा लिया 1973, 2003 और 2018 का लिया है। तो यहाँ पे ये 2000 है, इसको 2000 समझना है। तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब 2019 में और घट गया, तो ये घटता हुआ ग्राफ शो हो रहा है। ये आप देखिए, ये एग्रीकल्चर सेक्टर का परसेंटेज है वो घटता हुआ जा रहा है। और जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। इसको टेबल में भी मैंने ग्रीन दिखाया, फिर इधर भी मैंने ग्रीन दिखाया, एग्रीकल्चर को इधर ब्लू दिखाया, इधर भी ब्लू दिखाया। तो ये एग्रीकल्चर के बाद में सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंक्रीजिंग है। और जब हम टर्शियरी सेक्टर को देखते हैं तो टर्शियरी सेक्टर भी क्या है, इंक्रीजिंग है। कि पहले ये कम था, 15% था, और फिर ये बढ़ कर के 22% हो गया, और फिर और ये बढ़ता गया। तो आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे मान लो कि इसका नया ग्राफ बनाया तो फिर ये और थोड़ा बढ़ जाएगा और ये प्राइमरी सेक्टर और घट जाएगा। तो इस टाइप से हम एम्प्लॉयमेंट शेयर को समझ सकते हैं। देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कंपैरिजन जो है, इसमें आपको देखना है, पहला जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज द वैल्यू इज गिवन इन परसेंटेज, एंड सेकेंड पॉइंट इज द शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो द वैल्यू इज गिवन इन परसेंटेज। अब ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों ही ग्राफ को कंपेयर करना है, और दोनों ही ग्राफ है वो लेटेस्ट डेटा पे है। जीडीपी की लेटेस्ट डेटा 2018 के हमें मिले, तो मैंने इसको ऐड किया है, और एम्प्लॉयमेंट शेयर के जो लेटेस्ट डेटा मिले 2019 के मिले, तो उसको मैंने ऐड किया इसके अंदर। और बुक में आप जब देखोगे तो आपको ये दो ही ग्राफ मिलेंगे, क्योंकि बुक में 2003 तक का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इकोनॉमिक्स में आपको देखना है कि बुक में जितना दिया हो इससे आपको थोड़ा आगे जाना है। जैसा कि हमारा एनसीएफ में भी बताया गया है, बियॉन्ड द बुक इकोनॉमिक्स में जाना जरूरी है, क्योंकि जो बुक प्रिंट हुई थी वो बहुत पहले प्रिंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें जो डेटा दिया हुआ होता है वो पुराना होता है, और अभी आपको उसके जब आप स्टडी करते हैं तो आपको अपडेट होना पड़ता है, और जब आप अपडेट रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी क्या सिचुएशन चेंज हो गई है। तो देखते हैं अब ये दोनों को एक साथ यहाँ पे क्या कंपैरिजन करना है, कि हम देख रहे हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक चीज़ ये है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आप देखिए प्राइम ज़्यादा था, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में देखते हैं तो वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन अब इन दोनों जो ग्राफ है, ये ब्लू कलर के ग्राफ है, इनकी साइज को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो छोटा ग्राफ है, उसकी साइज छोटी है, और जो एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है उसकी साइज बड़ी है। भले ही ये डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, लेकिन इसमें जो साइज को जब हम देखते हैं तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में हम देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है,
लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट के मामले में देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। भले ही पास्ट टाइम से धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज भी कम होता जा रहा है, और पास्ट एज से अगर हम कंपेयर करें, पास्ट टाइम से कंपेयर करें, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम होता जा रहा है। लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि जीडीपी में शेयर तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में शेयर हम देखते हैं पहले भी बहुत ज़्यादा था। पहले 75% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता था, और अभी ये थोड़ा कम हो गया है। लेकिन कम होने के बाद भी अभी भी 42.4% लोगों को ये जॉब देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर कितने परसेंट लोगों को जॉब देता है अभी प्रेजेंट टाइम में? अभी प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर 42.4% लोगों को जॉब अभी भी देता है। तो जॉब देने के मामले में प्राइमरी सेक्टर अभी भी सबसे आगे हैं, बाकी दो सेक्टर से आगे हैं। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का देखें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बाकी दोनों सेक्टर की तुलना में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का कम है। अब आने वाले टाइम में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और उसका परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा। और अब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट है, ये सर्विस सेक्टर को शो कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर में पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम था, मतलब 45% था, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गया है, ये अब 59% हो गया। और इसी टाइप से एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट का शेयर में भी इंक्रीज हुआ है, जिसके बारे में हम पिछले ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम इन पिंक कलर के ग्राफ्स को दोनों डायग्राम में अगर हम कंपेयर करते हैं, डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम सेकंड, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का जब हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा है। अब कारण यह है कि एम्प्लॉयमेंट भले ही कम लोगों को दे, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या होता है, सैलरी ज़्यादा होती है। अभी मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि मान लो आपकी फैमिली में दो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, दो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, और एक मेंबर है वो सर्विस सेक्टर में काम करता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करने वालों को 10-10 हज़ार पेमेंट मिल रहा है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15-15 हज़ार पेमेंट मिल रहा है, और सर्विस सेक्टर में एक होते हुए भी वो दोनों से आगे निकलता है, और वो कितना कमा रहा है, 50,000। तो सैलरी के मामले में सर्विस सेक्टर आगे निकल गया, और एम्प्लॉयमेंट के मामले में सर्विस सेक्टर है वो बाकी दो सेक्टर की तुलना में पीछे रह गया। तो इसी वजह से इस टाइप से हमें कंपैरिजन करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को जब हम देखेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे काम करते हैं। अभी भी 42.4% वहाँ पे काम एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। लेकिन फिर भी जब हम इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसका थोड़ा सा ही है, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है। ज़्यादा लोग भी काम कर रहे हो लेकिन इनकम थोड़ी थोड़ी हो तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हमने आपकी एक फैमिली का एग्जांपल लिया, भले ही एक व्यक्ति सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है लेकिन 50,000 कमा के ला रहा है, और बाकी चार लोग, दो एग्रीकल्चर में और दो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चारों लोग मिलकर के 50,000 कमा कर ला रहे हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम कम है और सर्विस सेक्टर में इनकम ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम कम होने की वजह से फिर उनका ज़्यादा लोग होते हुए भी उनका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, लेटेस्ट डेटा के ऊपर डिपेंड है, तो इसको समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल करके अपनी कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से ये ग्राफ बनाए हुए हैं और ये दूसरी जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेटेस्ट डेटा के अनुसार ये ग्राफ बनाए हुए हैं, जो बुक में नहीं है और भी किसी गाइड में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट निकाल करके भी अपने पास रख सकते हैं। और प्रिंट नहीं भी निकालो तो फिर ये वीडियो बार बार जब भी आप देखो तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंपैरिजन किया हमने एम्प्लॉयमेंट के मामले में और जीडीपी के मामले में। तो अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि एट अबाउट 42.4% वर्कर्स इन द कंट्री
are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. देखिए, जीडीपी बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें बताई गई है कि काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, कम है. इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज in contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people. अब देखिए, वो बहुत ही कम लोगों को जॉब दे रहे हैं. अब लेस देन आप अभी लेस देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेस की बजाय अब थोड़ा ज़्यादा हो गया. जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का टोटल मिलाएंगे लगभग, तो ये लगभग 57.6% आएगा. तो अभी ये कम लोगों को जॉब देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कम लोगों को जॉब देते हैं, लेकिन उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है. तो इसको समझने के लिए हम और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको समझना है. जनरली सब जानते ही है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. बहुत सारे लोग जो बेरोजगार होते हैं, बेरोजगारी की समस्या होती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है हमारे देश की. तो आपने भी देखा होगा आसपास में कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट को समझना है कि वास्तव में इकोनॉमिक टर्म में क्या है ये. अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क. लोग काम करना चाहते भी है, काम करने के योग्य भी है. दो कंडीशन होना जरूरी है. काम करने का इच्छुक होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, और वो काम करने के योग्य भी होना चाहिए. तो काम करने के योग्य भी है और विलिंग भी है, बट डू नॉट गेट वर्क, लेकिन फिर भी उसको कोई वर्क नहीं मिल रहा है. तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है. और इसी से मिलता जुलता टर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि काम पे तो लगा है लेकिन नहीं के बराबर सैलरी है, नहीं के बराबर उसकी इनकम है, ऐसा लगता है कि काम तो कर रहा है. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो अपने पूरे देश के लिए बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. और जो अभी हमने इस लेसन में डिस्कस किया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों है, ये किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इकोनॉमी में, तो मेनली दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग. पहला इसके अंदर आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा इसके अंदर आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम पहले डिस्कस करेंगे. The situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden, hence it is called disguised unemployment. देखिए, अभी हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग होते हुए भी कम इनकम है. तो वहाँ पे इसकी एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. तो अभी मैंने बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है. ये प्राइमरी सेक्टर में होता है, जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग ज़्यादा है लेकिन फिर भी इनकम कम है. इसका कारण क्या है कि वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है. ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखता नहीं है, हिडन होता है, उसको हम डिस्गाइज्ड बोलता है. हिडन जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है, इसके लिए वर्ड डिस्गाइज्ड जो छुपा हुआ है, और हिडन का मतलब भी छुपा हुआ है, इनविजिबल जो दिख नहीं रहा है. तो इसके लिए ये टर्म यूज किए जाते हैं. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो दिखता नहीं है. अब कैसे नहीं दिखता है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं. अब अगर वहाँ से अगर 2 लोगों को हटाकर हम दूसरा जॉब दे दे, तो पीछे जो 2 लोग रहेंगे वो भी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना कि 4 लोग कर रहे हैं. तो दिखने में तो क्या लग रहा है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कितने लोगों का कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही लोगों का कर रहे हैं. तो 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए वहाँ पे.
और हमें वो दिख नहीं रहे कि वो 2 लोग वहाँ पे बेरोजगार है, हमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि 4 लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि 4 लोग हो चाहे अब वहाँ पे 5 लोग भी आ जाएंगे तो वहाँ पे तो क्या है, वो तो एग्रीकल्चर फील्ड तो बड़ा हो नहीं सकता, एग्रीकल्चर फील्ड तो छोटा ही है। और वहाँ पे 2 की ज़रूरत है, वहाँ पे 2 के बजाय हम 3 4 5 कितने भी मेंबर लगा देंगे तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि फील्ड तो छोटा ही है। एग्रीकल्चरल फील्ड छोटा होगा तो फिर प्रोडक्शन की लिमिट, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं। सिर्फ लोग वहाँ पे हम बढ़ा भी देंगे तो कोई वहाँ पे कोई नया चेंज नहीं आएगा। अब इस टाइप की सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि जब कोई फैमिली होती है, उस फैमिली में मान लो कोई वर्क कर रहा है, कोई फार्मर है, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में मान लो उसके 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों ही बच्चे क्या करते हैं, पहले फादर अकेला जो खेत में काम करता था, अब वो 2 बच्चे मिलकर भी वो उसके फादर के बराबर ही काम करते हैं। अब वो दोनों ही बच्चे कोई दूसरा जॉब नहीं लेना चाहता है, वो भी चाहते, दोनों ही चाहते हैं कि मैं भी अपने फादर के खेत में काम करूं, और दूसरा उसका भाई भी चाहता है कि मैं भी उसके अपने फादर के खेत में काम करूं। तो फिर दोनों में से कोई भी बाहर दूसरे वर्क के लिए नहीं जाता है, तो फिर जितना काम उसके फादर अकेले करते थे उतना काम वो दोनों मिलकर उसी खेत में काम करते हैं, कोई भी किसी दूसरे जॉब के लिए नहीं जाता है। तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में। और लोगों की थिंकिंग भी अलग ही टाइप की होती है, और लिटरेसी रेट भी बहुत डाउन होती है। अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाता है कि भाई हम कहीं दूसरी जगह जा कर के भी कोई नया जॉब ले ले, और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्स्ट्रा लेबर है वहाँ से हट जाए। तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, जिसकी वजह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अब ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल है, जनरली रूरल एरिया में होता है। और अर्बन एरिया में भी हम देखते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अब अर्बन एरिया में हम देखते हैं कई कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क चल रहा है, और वहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इसी टाइप से कोई इंस्टीट्यूशन है तो जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अगर वर्कर लगे हुए हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर लगने से क्या होगा, काम ज़्यादा नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ वर्कर की संख्या बढ़ेगी, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। मान लीजिए अर्बन एरिया का कोई एग्जांपल लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में मान लो 10 लोग काम करते हैं, और 10 लोग मिलकर के किसी चीज़ की 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। एक महीने में मान लो 10 लोग मिलकर के 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। अब अगले महीने हमने 2 लोग और लगा दिए काम पे, और 12 लोग हो गए। अब 12 लोग मिलकर के भी वो क्या करते हैं, अगले महीने उन्होंने 12 लोगों ने मिलकर के भी 100 यूनिट ही प्रोड्यूस की। तो 12 लोगों ने भी 10 लोगों के बराबर ही काम किया, तो 2 लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए। 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए वहाँ पे, तो 2 लोग दिखते हैं कि वो काम पे लगे हुए हैं, लेकिन वो एक प्रकार से बेरोजगार है। इसलिए हम उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इनविजिबल से जस्ट अपोजिट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगी? This kind of underemployment, someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is called the open unemployment. अब ये underemployment की इस टाइप की सिचुएशन होती है कि लोग क्लियरली दिखते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, वहाँ पे हिडन बिल्कुल नहीं होता है। तो क्लियरली दिखता है कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि मान लो आपके पड़ोस में कोई भैया रहते हैं, मान लो उन्होंने स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद अभी उनकी जॉब नहीं लगी है, अभी वो घर पे ही है, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि अभी देखो ट्रेनिंग पूरी हो गई, 2 साल हो गए, 2 साल से घर पे बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो वो क्लियरली विजिबल है कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो इस टाइप से जब वो क्लियरली विजिबल होता है तो हम उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।